आपने इस टाइम पीरियड में क्या क्या बेस्ट चीज़ें सीखी एनवायरनमेंट के बारे में? जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तो हम एक प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया। मेजर प्रॉब्लम क्या डायग्नोस की थी? तो मेरा जो रिसर्च वर्क था वो था एसटीपी के ऊपर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। बेसिकली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो 3 मेजर पॉल्यूशन से अभी ग्रस्त है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि हमें ये समझना होगा कि इन्वायरमेंट क्या है। पहाड़ों की भी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी पहाड़ों पर जितनी है उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं अपने खेत में तो एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें हमें मिलेंगी और फिर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हमें मुनाफा भी। जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल युक्त जो खाद होती हैं, वो मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना देती हैं। मिट्टी की जो जान और जो सोना कहे जाते हैं, केचुआ, अब मोस्टली खेतों में खत्म हो चुके हैं। केमिकल फर्टिलाइजर ने उसको खत्म कर दिया। सॉइल पॉल्यूटेड कैसे होती है? देखिए, सॉइल पोल्यूशन के 2-3 रीजंस हैं। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सबको समझनी है कि हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो हम क्या अपनी गली की सफाई पे ध्यान नहीं दे सकते? आज की हमारी इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिसेस गुंजा जैन, जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, मिट्टी की सेहत, किसानों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही हैं। हमने इस पॉडकास्ट में उनसे जाना है हेल्दी सॉइल, सस्टेनेबल फार्मिंग और एक बेहतर एनवायरनमेंट का आपस में क्या कनेक्शन है और हम सब इस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। मिसेस गुंजा जैन जी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं मैम आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल। आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो आपकी जर्नी के बारे में पहले आप हमें बताइए। मेरा जो बचपन है वो कन्नौज में बीता। ठीक। मेरी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन थी वो सब कन्नौज में कंप्लीट हुई। तो हमारा जो घर था वो एंड ऑफ कन्नौज था। ठीक। तो वहाँ से खेत और बाग ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरी मम्मी भी बहुत नेचर लविंग थी, तो मेरा पढ़ाई में जो बेसिकली मन लगता था वो नेचर के साथ ही लगता था। मतलब मैं अपनी बालकनी में चली जाती थी पढ़ने के लिए, घंटों वहीं पढ़ लेती थी, और जब मैं रूम में आती थी तो मन नहीं लगता था पढ़ने में। ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो चीज़ एक होता है ना कि आपके नेचर में आने लगती है, व्यवहार में वो चीज़ आने लगती हैं। और फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन के लिए मैं कानपुर गई, और फिर उसके बाद लखनऊ में मैंने आईआईटीआर में रिसर्च किया अपना एनवायरमेंटल साइंस में ही, और कई प्रोजेक्ट्स में मैंने वर्क किया। देन कानपुर आईआईटी में मैं एज ए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में भी मैंने काम किया है गंगाइशन प्लान में। तो वो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे नेचर की, मैं इन्वायरमेंट की आती रही, प्रकृति के प्रति जो प्यार था, प्रेम था, वो बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स डायग्नोज हो रही हैं उनके ऊपर काम करें। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, इन पोल्यूशन के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और पढ़ने में मेरा बहुत मन लगता था। मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस। तो जैसे ही एनवायरमेंटल साइंस में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा नहीं, अब तो पर्यावरण ही मिल गया तो अब इसी में मुझे अपना करियर बनाना है। उसके बाद मुझे रिसर्च वर्क भी मिल गया आईआईटीआर लखनऊ में। तो मैंने एयर, वाटर, सॉइल पे जो प्रोजेक्ट आ रहे थे उनके ऊपर मैंने वर्क भी किया। और ये भी कह सकते हैं उस टाइम पे जब मैं रिसर्च वर्क कर रही थी तो मुझे रिसर्च पेपर्स भी लिखने का मौका मिला। तो रिसर्च पेपर जब लिखे जाते हैं तो उसमें हर टॉपिक के ऊपर बहुत डीप स्टडी की जाती है। तो आपने इस टाइम पीरियड में क्या क्या बेस्ट चीज़ें सीखी एनवायरनमेंट के बारे में? बेस्ट चीज़ें देखिए, जब हम रिसर्च वर्क करते हैं तो हम एक प्रॉब्लम डायग्नोज करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके ऊपर रिसर्च वर्क किया। मेजर प्रॉब्लम क्या डायग्नोज की थी? मेरा जो रिसर्च वर्क था वो था एसटीपी के ऊपर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना, मींस अभी जो काम है, एसटीपी जो काम कर रहे हैं, आफ्टर 10 ईयर और 15 ईयर्स इनकी क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे पोल्यूशन लोड दिन पे दिन बढ़ रहा है। एसटीपी के बारे में आप डिफाइन करिए पूरा। देखिए, एसटीपी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। सीवेज मींस जो डोमेस्टिक सीवेज निकल रहा है, घरेलू जो गंदा पानी निकल रहा होता है, चाहे वो आपके टॉयलेट का पानी हो या आपका किचन वेस्ट का ड्रेनेज हो। तो ये सारे जो डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहे होते हैं, ड्रेन्स, उनको एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रीट किया जाता है। अब वो ट्रीटमेंट केमिकल से भी किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजिकल भी किया जाता है। उसके बाद जो ट्रीटेड वाटर होता है, उस ट्रीटेड वाटर को क्लोरिनेशन भी किया जाता है। जैसे ट्रीटेड वाटर को हमने क्लोरिनेशन कर दिया, ब्लीचिंग एक्शन भी किया जाता है, जिससे जो बैक्टीरियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाए। जनरली क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी पीने के पर्पज से नहीं लिए जाते, उनको हम एग्रीकल्चर पर्पज से यूज कर सकते हैं, वॉशिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं।
तो इन चीज़ों में उसको यूज़ किया जाता है। अगर कहीं पे ये ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल्ड है और प्रॉपरली ये जो वेस्टेज है सीवेज का वो ट्रीटेड नहीं हो पा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हाँ, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये वाटर पॉल्यूशन जनरेट करेगा। वाटर पॉल्यूशन मीन्स हमारा जो वाटर रिजर्वॉयर है, जो रिवर है या हमारे ग्राउंड वाटर लेवल हैं, वो सभी पोल्यूटेड होने लगेंगे और इससे तरह तरह की डिजीजेस भी हो सकती हैं। जैसे वाटर पॉल्यूशन से डिसेंट्री है, डायरिया है और एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं कह सकते, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म में जाकर के डिजीज दिखाई देती हैं। स्टोन्स वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर वे में हमें चलाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए और पॉल्यूशन को कुछ हद तक कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको रोक सकें। ठीक। बेसिकली हमारा जो एनवायरनमेंट है वो 3 मेजर पॉल्यूशन से अभी ग्रस्त है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन कह जी। सकते हैं हम लोग। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे पॉल्यूशन ये बढ़ रहा है वो भी आप बताइए। तो बिल्कुल, पहले हम बिल्कुल। लोग एयर पॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि हमें ये समझना होगा कि एनवायरनमेंट क्या है, पोल्यूशन जनरेट कैसे हुआ है। जैसे हम एक लिविंग क्रिएचर हैं, हमारे आसपास का जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, चाहे वो लिविंग मैटर हो, नॉन लिविंग मैटर, ये सभी इन्वायरमेंट बनाते हैं। सभी चीज़ें मिलकर के हमारे सराउंडिंग्स में जो भी है वो सब मिलकर के इन्वायरमेंट बना रहा है। अब हर चीज़ का एक नेचर ने बैलेंस वे क्रिएट किया। जब इस धरती पे जीवन आया तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड वे में थी और कभी भी एयर का सिस्टम, वाटर का सिस्टम, चाहे वो सॉइल का सिस्टम हो, चाहे वो पॉपुलेशन का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम जब भी इनबैलेंस्ड हो जाता है तो वो हम कह सकते हैं वो पोल्यूशन कॉज करता है। और जो फैक्टर्स इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं। अब जैसे हमारी एयर है, एयर में हर गैस का एक परसेंटेज है, वाटर का कंटेंट भी हमारा एक परसेंटेज में है। फॉरेस्ट को देखें तो फॉरेस्ट भी हमारे जो लैंड एरिया में फॉरेस्ट हैं उनका भी एक परसेंटेज है। तो जब ये सभी चीज़ों में कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है, सपोज कोई एयर ज़्यादा बढ़ गई, एयर में हमारा कोई भी गैस है वो बढ़ गई तो पोल्यूशन कॉज हो जाएगा। ठीक है। कोई गैस कम हो गई तो भी पोल्यूशन कॉज हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, पोल्यूशन है। नाइट्रोजन, सल्फर, इन सभी के ऑक्साइड्स अगर बढ़ गए तो भी पोल्यूशन है। वाटर में कोई भी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो उसका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो भी वो पोल्यूशन है। ठीक। सॉइल एक कंप्लीट एक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है बना हुआ है सॉइल का, और अगर उसी स्ट्रक्चर में कोई भी इम्प्योरिटीज अगर आ जाती है, सपोज हम सॉइल में एग्रीकल्चर फील्ड में देखें तो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, केमिकल युक्त सारे यूज होते हैं, तो वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होने चाहिए बट ब्रॉड वे में यूज होते हैं। एक हद तक तो प्रकृति अपने आप को ठीक रखती है, सारी चीजें बैलेंस्ड वे में आ जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये पोल्यूशन लेवल एक रेफरेंस लेवल से ऊपर चला जाता है, हमारे टॉलरेंस लेवल के ऊपर चला जाएगा, तब फिर वो एक विनाश की तरह आता है। अब देखिए ना, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। इसके दो रीज़न भी हो सकते हैं। पहले हमने इतना डिफॉरेस्टेशन नहीं किया, हमने इतने पेड़ नहीं काटे और धीरे धीरे हमने क्या करा है कि प्रकृति के संग छेड़छाड़ शुरू कर दी है। महात्मा गांधी जी ने अपने एक वाक्य में कहा था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूर्ति कर सकती है, सक्षम है, लेकिन मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं सेंटेंस को? आवश्यकता को तो प्रकृति पूरा कर रही है, लेकिन जहां हम लालच में आ गए कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और हम अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब लालच की तो पूर्ति नहीं कर सकती, उसकी भरपाई फिर हमें करनी पड़ेगी। अपने लालच की भरपाई हमें ही करनी पड़ेगी। अब लोग पीस ढूंढने के लिए माउंटेन्स पर तो जाते हैं, लेकिन वहां भी पॉल्यूशन करके ही वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, हम जाते हैं पीस के लिए कि हमें थोड़ी देर के लिए 2-4 दिन की शांति मिल जाए। हम वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, हम मैगी खाएंगे, मैगी के रैपर्स हम फेंकेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे और चिप्स खाएंगे। तो ये सब वहाँ सोचिए, पहले के ज़माने में हमारे जो संत थे, साधु थे, वो पहाड़ों की तरफ तपस्या करने क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ का बहुत ही शांत वातावरण कैसे है? क्योंकि वो पूरी प्रकृति ही अपने आप में सक्षम है। चारों तरफ वन है, ठीक, नदियां हैं, पहाड़ हैं, किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है,
तो वो एक शुद्ध वातावरण होता है, और जहाँ स्वच्छता होती है, शुद्ध वातावरण होता है, हमें भी शांति वहीं मिलती है। ह्यूमन मेड कोई डिस्टरबेंस नहीं है वहाँ पर। कोई डिस्टरबेंस नहीं ठीक। था, तो इसीलिए तपस्या भी वहीं पे होती थी, पहाड़ों पे जाकर के शांति मिलती थी, वहाँ तपस्या होती थी। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है कि हम शांति ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं, और वहाँ पे और लोगों के लिए अशांति पैदा करके आ रहे हैं। हर तरह का पोल्यूशन वहाँ क्रिएट करके आते हैं। कैपेसिटी पहाड़ों पर जितनी है, उससे कहीं ज्यादा लोग वहाँ जा रहे हैं। पहाड़ों की भी कैपेसिटी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। ट्रांसपोर्ट आप देखिए ना, हर कोई अपनी कार से ही जाना चाहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बहुत कम लोगों ने कर दिया है। बाई कार जा रहे हैं तो वेहिकुलर पोल्यूशन हो रहा है, कार्बन इमिशन हो रहा है, और होटल्स बन रहे हैं पेड़ों को काट करके, तरह तरह के कॉटेजेस बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। तो जितने लोग जा रहे हैं तो उनकी पूर्ति के लिए तो वहां पे बनाए ही जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हम उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो पहाड़ों की कैपेसिटी भी एक है, वो उसको हम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर हम इसको मोटे तौर पे समझें, जैसे हमने पहाड़ के किसी जंगल को काट दिया है, ठीक, बारिश हो, हैवी रेनफॉल हो रहा है, और प्लांट्स या बड़े बड़े ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो पानी को पकड़ने की कैपेसिटी रखती हैं। अगर लार्ज क्वांटिटी में रेनफॉल हो रहा है और वो स्लोप से बहता हुआ आ रहा है, और अगर वहां पेड़ होते तो वो उस पानी को कुछ हद तक रोक सकते थे। बट ऐसा अब है नहीं, अचानक से बादल फट जाता है। हम प्रकृति के संग छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो प्रकृति के रौद्र रूप को भी देखना पड़ेगा। टेम्परेचर राइज हो रहा है, इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है कि हमारी टॉलरेंस लेवल के बाहर हो रहा है। आप सॉइल के प्रति और किसानों के प्रति ज्यादा फोकस्ड रहती हैं, तो ऐसा क्यों हुआ था? मीन्स कोई ऐसी चीज हुई थी आपके साथ जो आपने सोचा कि सॉइल के लिए या किसानों के लिए ज्यादा काम करना है? हाँ, देखिए, जब मैं रिसर्च में थी, पढ़ाई के दौरान की बात बता रही हूँ मैं, तब हमारे पास अक्सर सैंपल्स आते थे एनालिसिस के लिए सॉइल के। तो जब हम लोग देखते थे तो उसमें कभी कभी काफी क्वांटिटी में पेस्टिसाइड्स वगैरह होते थे, हर्बिसाइड्स होते थे। बट बाद में हम लोगों को, जब हम लोग उसकी ओवरऑल रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो हम ये देखते थे कि आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है, इसका सोर्स क्या है। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने स्टडी करी, तब हमें पता चला कि आजकल के जमाने में हमारा जो किसान है वो उत्पादकता के पीछे भाग रहा है। हम क्वालिटी के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम क्वांटिटी के ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ उत्पादकता से मतलब है। तो मेरा जब रिसर्च वर्क में मैंने ये देखा, तब मैं जब यहाँ आई और किसानों से मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि एक होता है ना कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं हमें उसी रास्ते जाना है, हमें कोई और जगह देखना भी नहीं है। आप देखिए, सरकार की, हमारी तरफ से बहुत सारी सरकार की तरफ से स्कीमें हैं किसानों के लिए। और मेरा मानना ये है कि खेती को जब तक हम विज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, हमारी खेती में हमें मुनाफा नहीं हो सकता। ठीक है। किसानों को भी मैं यही समझाती हूँ कि हम अगर केमिकल के ऊपर खेती कर रहे हैं, केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स यही डाल रहे हैं, तो अंत समय ये आएगा कि मिट्टी फिर बचेगी नहीं। लेकिन उन लोगों के मन में शायद ये रहता होगा कि अगर हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं अपने खेत में, तो एक तो ज्यादा क्वांटिटी में चीजें हमें मिलेंगी, और फिर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना है और समझाना भी है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे। और स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वस्थ खाना भी होगा, और स्वस्थ खाने के लिए स्वस्थ उगाना भी होगा। और भोजन, अन्न उगता कहाँ से है? मिट्टी से। तो जब मिट्टी अगर स्वस्थ होगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाएंगी। तो हमें बेसिक यानी कि शुरुआत मिट्टी से ही करनी है। किसानों से जब मैं बात करती हूँ तो मैं यही समझाती हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी की दशा को सुधारना है। वो कैसे होगा? जब आपको मिट्टी की जांच के बाद पता चलेगा कि मिट्टी बीमार है या हेल्दी है या बीमार होने वाली है, तो ये सब चीजें टेस्टिंग से पता चलती हैं। पहले आप ये बताइए कि सॉइल पॉल्यूटेड कैसे होती है? देखिए, सॉइल पोल्यूशन के 2-3 रीजंस हैं। क्या? सबसे पहला तो ये है कि हमें मिट्टी की क्वालिटी के बारे में पता होता नहीं है, और हम जैसे मैंने आलू की फसल, मेरा खेत है, मैंने आलू की फसल करी या कोई और भी फसल करी, मेरी मिट्टी उस फसल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो किसी और फसल के लिए है, बट हमें जानकारी नहीं है उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो उसका पीएच है, वो उस फसल के लिए नहीं है, बट मैं कंटिन्यूअसली कर रही। ठीक है। अब उसमें प्रोडक्टिविटी तो नहीं आ रही। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे खाद डालनी चाहिए थी, केमिकल खाद डालनी चाहिए थी, क्योंकि बगल वाले खेत में उसने डाली हुई है, तो शायद मेरे खेत में भी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। तो मैं उसी
एक होता है ना अंधविश्वास के तरीके से, मैं लगातार उसी तरीके से केमिकल खाद डाल रही हूँ, बट प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। सडनली प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, 1 साल बढ़ गई, दूसरे तीसरे साल फिर कम होती चली गई, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल युक्त जो खाद होती हैं, वो मिट्टी के ऊपर एक लेयर बना देती है। 1 साल एक लेयर बन गई, दूसरी साल फिर लेयर बन गई, तीसरी फिर लेयर बन गई, और ये लेयर बनते बनते हमारी मिट्टी का जो पीएच और जो उसकी संरचना है वो काफी कठोर होने लगती है। जब वो कठोर हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो पानी को पकड़ने की क्षमता उसकी खत्म होने लगती है। अब उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके, हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल करके उसके न्यूट्रिएंट्स जो बचे थे वो भी खत्म कर दिए। मिट्टी की जो जान और जो सोना कहे जाते हैं, केचुआ, अब मोस्टली खेतों में खत्म हो चुके हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर ने उसको खत्म कर दिया है। और केचुए जिस मिट्टी में होते हैं, हम ये कह देते हैं ये मिट्टी हेल्दी है। कैसे? क्योंकि देखिए, केचुए क्या करते हैं, मिट्टी में जो मौजूदा जो जीवांश होते हैं, ये उनको खाने का काम करते हैं। केचुए उनको खा रहे हैं, और वो लगातार वो ऐसे मैटर देते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, जो हमारी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है। अब केचुआ जब मिट्टी की लेयर में जाएगा तो होल करता है, होल करके वो नीचे से फिर ऊपर आएगा, तो एक पाइप चैनल बन जाता है। तो एयर भी जा रही है, वाटर भी जा रहा है, और जो सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो भी पूरी हो रही है। तो कहते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट बनाइए। वर्मी कंपोस्ट का मतलब यही है केचुआ खाद। उसको जब डाला जाता है तो आपके खेत की जो जीवांश की मात्रा है, ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी कुछ ना कुछ मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि आप एक ही साल में पूरी कवर कर लीजिए। आपके खेत को 4 भागों में बांट करके एटलीस्ट एक हिस्सा तो आप जैविक खाद डाल करके उसको जैविक खेती की तरफ जाइए। उसमें आप पेस्टिसाइड्स ना ही यूज करें। हाँ, बिल्कुल ना यूज करें। अगर आप ऐसा करते हैं और 1 साल में आपको खुद क्वालिटी में फर्क दिखता है, ठीक, फिर आप उसको दूसरे भाग में भी कर लीजिए, फिर तीसरे भाग में करिए, चौथे भाग में करिए। इस तरह धीरे धीरे करेंगे ना, तो आपका खेत ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। पहले साल मुनाफा ज्यादा नहीं होता, इससे किसान डरते हैं। तो इसका ऑप्शन भी सरकार ने दे रखा है कि आप उसको मल्टीपल क्रॉपिंग पे जाइए, केवल एक फसल मत करिए। जैसे आपने बीच में फूलों की खेती कर ली, साइड में आप वेजिटेबल की कर लीजिए। खेत की मेड़ पे पेड़, ये गवर्नमेंट की स्कीम चली थी, जिसमें आप फलदार पेड़ लगाइए, जिसके आपकी खेत का बचाव भी होगा जानवरों से, पानी का लॉस भी कम होगा, और आपकी एक दूसरी आमदनी भी खड़ी हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, सिंचाई के लिए क्या होता है कि हम पानी को वेस्ट करते रहते हैं। ड्रिप इरिगेशन यूज करिए, स्प्रिंकलर यूज करिए, जिससे पानी की बचत होती है। और एक और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर यूज करते हैं, तो हमें कोई भी दवाई अगर छिड़कनी होती है तो हम उसी पानी में मिला देते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है, जहाँ प्लांट लगा होता है पानी केवल वहीं जाता है, पूरे खेत में नहीं बहेगा, जिससे आपकी दवाई की भी बचत होती है, पानी का लॉस भी कम होता है। मल्चिंग करनी चाहिए। मल्चिंग का मतलब होता है कि हम पूरे अपने खेत की मेड़ को पॉलीथिन से, एक पॉलीथिन आती है मल्चिंग कहते हैं, उससे कवर कर देते हैं, और पर्टिकुलर उसी जगह पर हम अपना प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, और हमें खाद डालनी है तो ड्रिप भी उसी जगह पर पॉइंट वाइज होता है। तो बहुत सारी चीजों से हम अपनी लागत कम कर सकते हैं। अगर किसी ने अपने फील्ड पे पेस्टिसाइड को बहुत ज्यादा यूज किया है और उसकी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई है, तो पता कैसे कर सकते हैं कि सॉइल हमारी पॉल्यूटेड है, और पॉल्यूटेड अगर है तो वो किस लेवल की पॉल्यूटेड है? इसके लिए सॉइल टेस्टिंग करानी पड़ेगी किसान को, और कृषि विभाग की तरफ से कैंप भी लगते हैं टाइम टू टाइम। जैसे 3 सीजन की फसल होती है, रवि, खरीफ और जायद, इस टाइम पे कैंप्स भी लगते हैं। ब्लॉक में जा करके गाँव वालों को इकट्ठा करके। जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी किसानों से बात करते हैं तो किसान कहते हैं हमारे खेत की मिट्टी नहीं ली गई। ऐसा नहीं होता, हम मिट्टी को बल्क क्वांटिटी में नहीं कलेक्ट करते, हम कुछ सैंपल के लोकेशंस बनाते हैं, उन जगहों से लेते हैं। टेस्टिंग करने के बाद पूरी मिट्टी का, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है ना, तो ब्लड टेस्ट में हमारा शुगर भी आ जाता है, थायराइड भी आ गया, हीमोग्लोबिन भी आ गया। सेम चीजें सॉइल के संग होती है। बेसिक पैरामीटर सारे आ जाते हैं। आपकी मिट्टी का पीएच क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, जीवांश मीन्स कितना है, आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है,
और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी पोषक तत्वों की आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको रिकमेंडेशन भी मिलेगी कि अब आपको एक खेत में, आपका खेत कितना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको खाद के बारे में भी बताया जाता है कि आपको कितनी खाद डालनी है। अगर हम उस हिसाब से चलें तो वाकई में मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मैंने देखा भी है, तो कुछ हद तक सॉइल इम्प्रूव होती है। और अगर हम कंटिन्यूअसली इस तरह से चलेंगे तो जरूर हम अपनी खेत की मिट्टी को सुधार सकते हैं। हमने ना बहुत सारे लोगों से सुना है कि क्या तुमने इंदौर के बारे में सुना है, वो कितनी क्लीन सिटी है और वहाँ पे कूड़ा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर ये बात क्यों नहीं आती है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं हम भी उसके लिए कुछ ऐसा करें कि इंदौर के बाद हमारे शहर का भी नाम आ जाए। ऐसा होता है कि जैसे हम अगर अपने घर में सो के उठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी को ही क्लीन करते हैं, ठीक है, फिर अपने घर को क्लीन करते हैं, फिर साफ सुथरे कपड़े पहन के हम बाहर चले जाते हैं। अपना जो मेन गेट होता है उसको भी बहुत अच्छे से साफ रखते हैं कि कोई अगर एंट्री करेगा तो घर गंदा नहीं देखना चाहिए। तो फिर हमारे अंदर ये सोच क्यों नहीं डेवलप होती है कि कोई अगर हमारी गली के अंदर एंट्री करेगा तो गली हमारी साफ सुथरी, या हमारे शहर में अगर एंट्री, या हमारे शहर में एंट्री करेगा तो हमारा शहर साफ सुथरा होना चाहिए। एक चीज आपने कभी नोटिस की होगी, अगर हम कभी शहर में या सड़क पे चल रहे होते हैं तो मेजर पोल्यूशन आपको कूड़े में कागज कम होता है, प्लास्टिक पॉलिथीन ज्यादा होती है। और अगर हम यही चीजें डस्टबिन में डाल दें तो क्या कुछ हद तक हमारी स्ट्रीट साफ सुथरी दिखाई देंगी? बिल्कुल। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सबको समझनी है कि हम अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो हम क्या अपनी गली की सफाई पे ध्यान नहीं दे सकते? और गली की सफाई के साथ साथ हम दूसरी गली में जा रहे हैं उस गली की सफाई का ध्यान नहीं रख सकते? हम ये कहें नहीं हमने अपनी गली साफ कर ली, उनकी गली वो जाने, तो ये हम सबको समझना होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर एक छोटा बच्चा भी टोक दे बड़े को कि पापा डस्टबिन में डालना है, सड़क पे नहीं डालना है, तो पापा को एक बार तो लगेगा कि देखो मेरा बच्चा मुझे टोक रहा है और ये चीज सही भी है। तो हर एक चीज पे, इन सभी मैटर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। अगर हम और आप ये सोच लें कि इस शहर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा घर साफ सुथरा होना चाहिए, तो ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है। जिस शहर में रह रहे हैं, जिस शहर को बताते हैं कि हम इस शहर से रह रहे हैं, तो उसकी सफाई का तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। अब एयर पोल्यूशन के बारे में भी सारे लोग अवेयर हैं और सारे लोग बताते कि हमें स्वच्छ हवा चाहिए है, लेकिन पॉल्यूटेड एयर सबसे ज़्यादा लोगों का ही हाथ रहता है करने में। अगर उनके घर से कोई कचरा निकला उन्होंने उसे जला दिया, कहीं भी कोई चीज़ जलाना तो बहुत आम बात है। इसको हम लोग कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं एयर पोल्यूशन को? अब इसको सबसे पहले हमें तो ये समझना होगा कि एयर पोल्यूशन है क्या। एयर पोल्यूशन का मतलब है कि एयर की जो गैसेस हैं वो इम्बैलेंस्ड हो गई, ठीक, और उनसे हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। कई तरीके के मेजर इश्यूज हो जाते हैं, जैसे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है एटमॉस्फेयर में, तब हमें धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हमें ऐसा लगता है हमारा दम घुट रहा है। तो या फिर वैक्यूलर पोल्यूशन होता है जिसमें कार्बन एमिशन होता है, उसमें भी कई तरीके की गैसेस निकल रही होती हैं वैक्यूलर पोल्यूशन से। इन सभी गैसेस से हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारी लंग की कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जैसे कभी कभी कहते हैं ना ब्रोंकाइटिस, कंटिन्यूसली खांसी बन रही है, एलर्जी भी होने लगती है। तो ये सारी चीजें हमें एयर पोल्यूशन से होती हैं। ठीक है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है हम सबसे ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें। प्लांटेशन सिर्फ करें ही नहीं, उनका संरक्षण भी करें। केवल प्लांट लगाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हमें उसको टाइम पे पानी भी देना चाहिए, कोई जानवर ना खा ले उसके लिए उसका संरक्षण भी करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें प्लांटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे केवल एटमॉस्फेयर में एक प्लांट ही हैं जो हमारी एयर को प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ले सकते हैं और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो हमारा एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक क्लीन होने लगेगा। इसीलिए पोल्यूशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि हमने धीरे धीरे पेड़ खत्म कर दिए हैं। और लोगों में अवेयरनेस तो है पेड़ लगाने की,
और काफी लोग अवेयर भी करते हैं दूसरे लोगों को कि बिल्कुल, हमने आज एक मैं पेड़ तो ये लगाया। कहूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से ये ड्राइव होती है, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक। बहुत अच्छे से होती है और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। हम्म। और इस चीज में साथ साथ हमें संरक्षण भी जोड़ना चाहिए हाँ। कि हम चाहे एक ही प्लांट लगाएं, लेकिन हम उसके बड़े होने तक उसका संरक्षण करें, बिल्कुल। उसको कंटिन्यूअसली पानी दें हम्म। और धीरे धीरे उसको जब वो बड़ा होने लगे तो उसकी देख रेख भी करें। और साथ ही साथ हम, जैसे मैं अभी पोल्यूशन की बात कर रही हूँ, आउटडोर एयर पोल्यूशन तो होता ही है, साथ ही साथ इनडोर एयर पोल्यूशन भी होता है। कैसे? इनडोर एयर पोल्यूशन जैसे हम अपने घर में झाड़ू करकट ये सब चीजें कर रहे होते हैं, कारपेट को क्लीन कर रहे होते हैं, तो घर में ही झाड़ लेते हैं, तो हम शूज पहन के तो घर में ही आ रहे हैं, तो हमारे कारपेट पे ही तो आ रहे हैं और उनको झाड़ करके हमने अपने घर की कमरे की एयर में और मिला दिया है। ठीक है, एयर पॉल्यूटेड होगी। दूसरा, जो घर में पेंट होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स निकलते हैं उससे, जिससे हमें सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। आपने देखा होगा कभी कभी जब पेंट हो रहा होता है तो कभी कभी हमें ब्रीथ में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स होते हैं जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ये सभी इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और इनसे बचने के लिए हमें कुछ इंडोर प्लांट्स भी लगाने चाहिए, लाइक स्नेक प्लांट है, एरिका पाम है, तुलसी है, मनी प्लांट है, ये सब हम अपने जेड प्लांट है, तो ऐसे प्लांट भी हम लगाने चाहिए अपने घर में, रूम के अंदर, जिनसे कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन मिलती रहे और हमारा इंडोर जो एयर पोल्यूशन है वो कुछ हद तक कम हो सके। अब देखिए ना, एयर प्यूरिफायर लोग लगा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, AQI कहाँ जा रहा है, तो आप रूम के अंदर भी आपकी आंखों में जलन होने लगती है, बाहर निकलेंगे तब तो जलन होगी ही होगी, लेकिन वो पॉल्यूटेंट्स हमारी आंखों के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं, रेडनेस आ जाती है, आंखों में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो प्लांटेशन इज द बेस्ट वे कि हम एयर पॉल्यूटेंट्स को कुछ हद तक कम कर सकें। आप क्या कुछ ऐसे अपने कैंप्स लगाती हैं जिसमें लोगों को आप बुलाकर अवेयर करती हो एनवायरनमेंट के लिए? जी, मैं जिला पंचायती राज और वन विभाग के साथ मिल करके ग्रीन चौपाल कर रही हूँ। ग्रीन चौपाल जी, क्या होता है वो? ग्रीन चौपाल का मोटो ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को जितना ज्यादा से ज्यादा हरित बना सके। ठीक। हरित बनाने का मतलब हम एयर, वाटर, सॉइल, इन तीनों पोल्यूशन को कुछ हद तक रोक सकते हैं। ठीक है। तो इस ड्राइव में मैं ये करती हूँ कि किसानों के पास जा करके, ब्लॉक्स में होती हैं, गांव वाले इकट्ठे होते हैं, उनके साथ बैठ करके उनको पेड़ों के बारे में जानकारी, कि पेड़ करते क्या हैं, किस तरह से आप पेड़ों को लगाइए, उनका संरक्षण करिए, साथ ही साथ अपनी फसलों में आप किस तरह की ऐसी फसलों का यूज करिए जिससे कम से कम पोल्यूशन हो, आप जैविक खेती की तरफ जाइए। दूसरा, क्रॉप रोटेशन, विज्ञान को जोड़िए खेती से, नई नई तकनीकी को अपनाइए, जिससे हमारे एयर, वाटर और सॉइल तीनों पोल्यूशन कुछ हद तक कम हो सके। ठीक है। आप हमें एक, अभी आपने बताया कि एक पेड़ करता क्या है, तो आप हमें बताइए कि अगर हमने एक प्लांट किया पेड़, फिर वो बिल्कुल बड़ा हो गया, अब वो क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट हैं उस पे? देखिए, शुरू से शुरू करते हैं। आपने एक छोटा सा पेड़ लिया और आपके घर के बाहर जगह थी, आपने वहां लगा दिया। अब आपने उसे संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया, आप टाइम टू टाइम उसे पानी दे रहे हैं और धीरे धीरे आप उसकी मिट्टी को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, आपको लग रहा है कि थोड़ा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, तो घर में ही फर्टिलाइजर आपके हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। किचन का जो वेस्ट है वो से आप कंपोस्ट बनाइए, वो आप उसमें डालिए, तो धीरे धीरे वो ग्रो करने लगा। अब क्या होता है कि प्लांट्स सबसे पहले तो हमारी एयर प्यूरिफाई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल गैसेस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन हो रहा है। साथ ही साथ जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो नीचे जा रही हैं, और वो रूट्स जब चारों तरफ फैलने लगती हैं तो वो मिट्टी को पकड़ना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, इस तरीके से कि उनकी जो छोटी छोटी जो सब रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं और वो सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का क्षरण, मिट्टी जगह जगह ब्रेक होने लगती है, उसको रोकती हैं। तीसरा मान के चलिए पानी आप डाल रहे हैं, पानी थोड़ा सा पेड़ ने ले लिया, बाकी धीरे धीरे परकोलेट होकर के आपकी ग्राउंड वाटर में चला गया। ठीक है, तो अब पानी का भी संचय हो रहा है, आपकी एयर प्यूरिफाई हो रही है, आपकी सॉइल भी थोड़ी थोड़ी सुरक्षित हो रही है। एक पेड़ की जगह आपने 10 पेड़ लगाए, अब सोचिए वो 10 पेड़ क्या क्या काम करेंगे, कितनी एयर क्लीन कर रहे हैं, कितनी आपकी सॉइल बचा रहे हैं। 10 से आपने 50 कर दिए,
अब वो 50 एक छोटा सा आपका मिनी फॉरेस्ट हो गया। आपने सपोज आम के पेड़ लगा दिए, अब आम के पेड़ से जब सीजन आएगा तो आपको आम भी मिलेंगे। ठीक। तो एक कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। कहीं ना कहीं आपने इतने पेड़ लगा करके एयर, वाटर, सॉइल, इन तीनों पॉल्यूशन के लिए रोकने के लिए कुछ हद तक आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। ठीक। कि अगर हम किसी पेड़ को हक कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए कुछ रिसर्चर्स इस चीज़ पे स्टडी भी कर रहे हैं और हाँ। बताया भी है कुछ लोगों ने। हाँ। और मैंने भी ये चीज़ पर्सनली फील की है ठीक। कि जब आप कभी परेशान हो या आपका मतलब कोई काम नहीं हो पा रहा है या आप सैड हैं किसी ना किसी वजह से, आप स्ट्रेस में आए हुए हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर प्लांट के पास बैठिए। आपका एक गार्डन बना अगर हो, 3-4 प्लांट्स भी हों, तो आप उनके पास बैठिए, थोड़ी देर उनको देखिए, आप उनकी एक्टिविटी नोटिस कीजिए। एक्टिविटी ऐसे तो नहीं चल फिर नहीं रहा है, बट हवा अगर चल रही है तो पत्ता हिल रहा है। हाँ। तो एक वो जो स्ट्रेस में एक सुकून मिलता है ना, वो चीज आप फील करेंगे। ठीक। अगर आप कभी किसी पेड़ को हक करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके अंदर ये जो खुशी के हार्मोन होते हैं ना, वो रिलीज होने लगते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ठीक। लेकिन कम से कम 5 मिनट तक, और डीप ब्रेथ कीजिए। आप ये सोचिए कि ये आपकी बात, अंदर की फीलिंग को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वाकई आप कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ टाइम पहले एक चिपको मूवमेंट हुआ था, हाँ। जिसमें वो पेड़ काटे जा रहे थे। ठीक। और वहाँ गांव की महिलाओं ने उस पेड़ से पेड़ों के चिपक करके उनको बचाने का प्रयास किया था। तो अब समय आ गया है, ये चिपको मूवमेंट हर शहर में हर एक को करना चाहिए, और पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, और आपको खुद को भी रिलीफ मिलेगा अगर आप उन्हें हग करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होता है तो इसका पेड़ों पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए किसी भी शहर का विकास औद्योगिकरण के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा उद्योग लगेंगे उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोग काम भी करेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। हमें करना चाहिए विकास, औद्योगिकरण करना चाहिए, लेकिन हमें प्राकृतिक संपदा को नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको नष्ट करके फिर औद्योगिकरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पोल्यूशन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। चाहे फिर उस इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, कहीं ना कहीं सॉइल पोल्यूशन भी होगा। तो हमें करना चाहिए, लेकिन अपनी प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने से बचाते हुए करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में बताइए कुछ। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। सतत विकास का मतलब हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको संभाल करके यूज करते हुए, हमें पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, हमें अपना आर्थिक सामाजिक विकास करना। यानी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उस विकास को दे सकें कि हम प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट नहीं कर रहे हैं और वो हमारा विकास सतत रूप से हो सके। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो, लेकिन नेचर को दिक्कत ना हो, और हमें विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट जब तक नहीं करेंगे, हमारा शहर डेवलपमेंट नहीं करेगा, तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सतत विकास बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि अपनी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करते हुए हमें विकास करना है। अब जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे ले लें कि हमें नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी। तो इनसे अगर हम एनर्जी डेवलप करके यूज कर रहे हैं तो प्राकृतिक संपदाएं तो हमारी नष्ट नहीं हो रही हैं। सोलर एनर्जी से हम अपनी एनर्जी बना रहे हैं उसको यूज करने के लिए, तो उनको हम नष्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम कुछ हद तक तो अपने पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। और लोग अभी शिफ्ट भी हो रहे हैं, बिल्कुल शिफ्ट हो रहे हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है। जैसे कोल एनर्जी हम देखें तो ये लिमिटेड है, कहीं ना पेट्रोलियम एनर्जी लिमिटेड है ना। तो अगर हम इनको अनलिमिटेड तरीके से यूज करेंगे, हम अगर अदर सोर्सेज पे नहीं गए तो एक टाइम ऐसा आएगा ये खत्म होने के कगार पे आ जाएंगी। तो हमें उन चीज़ों को अपनाना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगी कि हर तरफ से जहाँ तक आपसे अपने लेवल से हो सके प्रकृति का संरक्षण करते हुए करना चाहिए। जब आप ग्रीन चौपाल के थ्रू किसानों को अवेयर करती हैं
तो वहाँ पर विमेन भी होती होंगी, बिल्कुल होती तो है। आप उनको कैसे अवेयर करती हैं? उनके लिए आप ऐसी क्या चीज़ लाती हैं जो वो भी ज़्यादा अवेयर हो? हमारे गवर्नमेंट ने सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए हैं, स्वयं सहायता समूह, सिर्फ वुमेन्स के लिए? वुमेन्स के लिए है। ठीक। और इसमें क्या होता है कि महिलाएं बहुत गांव में टैलेंटेड है, हम्म। शहर में भी हैं, हाँ। बट गांव में हर महिला के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं हाइड हो जाता है। अब जैसे किसान तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम्म। अब महिलाएं घर में हैं, समय है उनके पास, हम्म। तो उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। हम्म। इसमें फंडिंग भी आती है, लाइक हर लेडी के अंदर अचार, पापड़ और कढ़ाई और सिलाई, ये सारी चीज़ों के टैलेंट होते हैं। ठीक है। तो ये ग्रुप्स में जब काम करते हैं तो उससे उनकी आमदनी के सोर्सेज बढ़ते हैं। अब सपोज किसान है, उसकी खेती बाड़ी से उसे इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया है, लेकिन जो स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई लेडी है वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती है। तो जब वो अर्निंग हो रही है तो बैलेंस हो रहा है ना, उनका जीवन यापन अच्छे से हो रहा है। तो और जब महिलाएं घर की आर्थिक व्यवस्था में सपोर्ट करती हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और महिला सशक्त भी होती है। तो मैं उन महिलाओं से यही कहती हूँ कि जो सरकार की जो स्कीमें हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उससे जुड़िए और इसमें फंडिंग आती है जिससे आप कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। और बल्कि इस लेवल पे जा रहे हैं लोग, लखपति और करोड़पति दीदियां बन रही हैं उसी के थ्रू? बिल्कुल। और अपने फरीदाबाद में भी कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे ये महिलाएं काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सर, हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिक ऐसे कौन से पिलर्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं? बेसिक पिलर्स 4 हैं हमारे। कौन कौन से? जल, हम्म। जंगल, जानवर और जमीन। यानी कि अगर हम इन चारों को समझ गए, और इनके बगैर जीवन नहीं है, इन्हीं के प्रति हमें अपना प्रेम जागृत करना है और इन्हीं से हम अपने पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हवा में जहर है, पानी में जहर है, अन्न में जहर है, तो अब हम विनाश के ऐसे कगार पे आ चुके हैं जहां से अगर हम अभी नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो भी चुकी है, इसलिए सबका जागना जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू।